हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, क्या आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी जितनी भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी जो भी होती है, दैट मीन संवैधानिक निकाय जो होते हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया था कि कितने होते हैं। ठीक है, तो कुछ गैर संवैधानिक निकाय भी होते हैं, लेकिन हम चर्चा अभी किस पे कर रहे हैं, संवैधानिक निकाय में बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ आपको लिखवाए थे, ये जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं कि कौन कौन से, एक बार फिर फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं कि संवैधानिक निकाय में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से आपके आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, यानी कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो कहाँ पे आता है, एक संवैधानिक निकाय है, राइट। उसके बाद आपका आएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसे आप कहते हो, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। फाइनेंस कमीशन जो होता है, वित्त आयोग, राइट, ये हमारा क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो होती है, तो वस्तु एवं सेवा कर जो परिषद होती है वो हमारी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आती है। देखिए ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह है, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो एक कौन सी बॉडी है, कौन सा निकाय है, किस टाइप का। तो वहाँ पे दे दिया जाएगा गैर संवैधानिक, संवैधानिक, सांविधिक। तो आपको ये पता होना चाहिए। और संवैधानिक का मतलब सीधा सा है कि जिनका मेंशन हमारे संविधान में जब बना था उसी टाइम हो चुका था। कुछ होते हैं कि कानून के द्वारा बना के रखे जाते हैं, कुछ होते हैं कि मतलब कुछ अमेंडमेंट वगैरह किए जाते हैं संविधान में फिर रखे जाते हैं, कुछ एनजीओ टाइप के होते हैं, संस्थाएं होती हैं गैर संवैधानिक, तो कुछ अपने से मतलब प्राइवेट भी होती हैं। तो इस तरीके के होते, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो अब हम बात करें यहाँ पे आगे कौन है, तो जो नेशनल कमीशन ऑफ आपका है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और नेशनल कमीशन फॉर आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, बैकवर्ड क्लासेस। देन उसके बाद आता है कि स्पेशल ऑफिसर्स, और यहाँ पे जो हमारा भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज पाई जाती हैं उनके लिए एक अलग से आयोग बना है, ये भी एक संवैधानिक आयोग है। और जो आपके सीएजी होते हैं, तो ये भी क्या है, इनका भी पद जो है एक संवैधानिक पद है या संवैधानिक है, और यानी कि संवैधानिक निकाय है। और यहाँ पे जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं ये भी एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। और एडवोकेट जनरल जो होते हैं आपके, वो भी स्टेट के जो होते हैं महाधिवक्ता, ये भी कहाँ पे आते हैं, तो ये भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं इनका पद, राइट। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे आप में से सबके लिए, यूपीएससी वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ स्टेट पीसीएस वालों के लिए, और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो एमपी वाले हैं। यहाँ पे एमपी में आपके पूरे के पूरे यूनिट 10 में जो पीटी का है वहाँ पे 10 से ज़्यादा निकाय दिए गए हैं, लगभग 10 ही है। तो उनमें ये सारे निकाय मेंशन हैं, या ये सारे बॉडी आपको पढ़नी है, तो ध्यान से पढ़िएगा, राइट, और इसकी नोट्स बनाते जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ, यानी सॉरी इलेक्शन कमीशन है। तो इसमें यदि बात की जाए कि इस इलेक्शन कमीशन में क्या क्या है, कैसे कैसे है, कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जितना मैं लिखवाती जाऊँ सिर्फ उतना लिखते जाना है, राइट। तो ये इसका गठन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, जो हमारा निर्वाचन आयोग है। तो सबसे पहली बात देखो कि फॉर्मेशन तो हुआ, ठीक है, लेकिन क्यों हुआ था ये जानना ज़्यादा जरूरी, कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए थोड़ा इसके बैक पे जाए, तो हम 1947 में आज़ाद होते हैं, ठीक है, आज़ाद हुए, संविधान हमारा उसका निर्माण चल ही रहा था। संविधान बन के तैयार हो जाता है 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, राइट। अब संविधान लागू होता है हमारा 1950 को। अब जब संविधान लागू हो चुका है, अब हमारे सामने क्या आता है, यानी कि राष्ट्र के सामने अब क्या चुनौतियां आती हैं, कि भाई देखो बंटवारा भी हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का। यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया नहीं बटा था, इंडिया से पाकिस्तान बटा था। पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान को काफ़ी सारी मतलब इकोनॉमिकली भी हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि कुछ पैसा देना पड़ गया था, तो वो सारी दिक्कत थी। लोग बद से बदतर हालत लोगों की हो गई थी जो यहाँ रहने वाले थे। तो अब किस तरीके से इनको कंडीशन अच्छी बनाई जाए, क्या किया जाए, शासन कौन संभालेगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि पहले तो राजा रहते थे। अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि भाई अब जब राजा का शासन नहीं है, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे जब वो कि पब्लिक को चुना कैसे जाए, हम में से कौन लीडर बनेगा, तो यहाँ पे ये निकाला गया कि भाई एक हम ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो कि
प्रत्यक्ष रूप से क्या कराएगी, चुनाव कराएगी, यानी कि जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी और उसके बाद जनता चुनेगी और जनता के चुनने के बाद जो भी लीडर सामने आएगा वही यहाँ पर शासन सत्ता संभालेगा, वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसी मंशा के साथ क्या किया गया कि निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और ये गठन कब किया जाता है, 25 जनवरी है 1950 को। ये डेट याद रखिएगा। और सिर्फ 1950 नहीं, कई स्टेट वाले इतने, मतलब अब क्या ही कहो कि वो ये भी पूछते हैं कि किस डेट को हुआ था और किस मंथ में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये 25 जनवरी का है और 1950 में हुआ था। 25 जनवरी को आपको पता भी होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 2011 से इसे स्टार्ट किया गया है, जो कि अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को, राइट। तो ये कब हुआ, 25 जनवरी 1950 का इसका गठन होता है। ये एक कैसा निकाय है, मैंने अभी बताया ना आपको कि एक कैसा निकाय है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये हमारा है एक स्वतंत्र एंड स्थायी निकाय है। निर्वाचन आयोग अपने आप में पूरे तरीके से क्या है, ये स्वतंत्र है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मोदी जी जाके कहीं आप ऐसा नहीं करा सकते हो, वैसा नहीं करा सकते हो। निर्वाचन आयोग को, यानी कि जो आयोग है, उसे लग रहा है कि मामला गड़बड़ है कहीं पे, तो वो क्या कर सकता है कि उसे सुधारने के लिए या कुछ भी करने के लिए अपने आप में वो एक स्वतंत्र निकाय है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। क्या, इलेक्शन कमीशन जो आपका आता है और ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए भी अपने आप में स्वतंत्र है। अब देखिए इसमें जो आगे आएगा आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है, ठीक है, पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे करके। जैसे मैंने क्या बताया, कब फॉर्मेशन हुआ, 25 जनवरी 1950। ये कैसा निकाय है, तो ये एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। उसके बाद आपको तीसरा लिखना है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका पार्ट आएगा भाग, यानी कि जो पार्ट है भाग आपका 15 ठीक है। और आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल नंबर आपका है 324 से 29, यानी कि 324 से 329 तक की बात की जाती है हमारे निर्वाचन आयोग में। कौन से भाग में आता है, एक एक फैक्ट जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन पर ध्यान जरूर दें आप लोग। तो इसमें मैंने क्या बताया कि भाग कौन सा है, 15 है। कौन से आर्टिकल हैं, कितने से कितने आर्टिकल तक ये बात करता है, तो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, इनकी शक्तियां, इनके कार्य, तो क्या क्या है वो सारी चीजें इनमें बताई गई, राइट। अब आता है यहाँ पे कि इनकी नियुक्ति, या इनमें पहले यहाँ पे ये देखिए कि इनमें मेंबर कितने होते हैं। इनमें जो मेंबर होते हैं वो होते, जब पहले इसका गठन हुआ था तो निर्वाचन आयोग क्या था, जब ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। आप देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के, तो वहाँ पे यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनके मेंबर 5 सदस्यीय होता है, बहुसदस्यीय होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सुनिएगा आप लोग। क्या बताया मैंने, क्या आर्टिकल 324 से 329 भाग 15। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त मिला के वर्तमान में क्या है, आपके 3 मेंबर हैं, यानी कि एक कौन हो गए, एक आपके हेड हो गए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अदर मेंबर जो हो गए यहाँ पे, इन मिला के 3 हो गए। पहले क्या था कि पहले सिर्फ और सिर्फ कितने थे, तो पहले एक सदस्यीय निकाय था। जब इसका गठन हुआ था उस टाइम पे ये एक सदस्यीय निकाय था। इसके कुछ टाइम बाद ही क्या होता है, 1990 में क्या किया जाता है कि यहाँ पे 2 निर्वाचन आयुक्तों का और यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये शामिल हो गए। लेकिन 1900, ये डेट लिख लीजिए, काम देगी आपके लिए, क्वेश्चन इसमें भी बना हुआ है कि जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1950, उस टाइम ये एक सदस्यीय निकाय था। कैसा था, एक सदस्यीय निकाय था। इसके बाद से क्या किया गया कि यहाँ पे आयोग जो था वहाँ 1990 में क्या हुआ कि 2 आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। 1989 में 2 आयुक्त किए गए थे, राइट। 1950 तक एक था, 1989 में यहाँ पे 2 आयुक्त और जोड़े गए। ध्यान रखिएगा कि 1950 में एक था, 1989 में 2 और जोड़े गए तो 3 हुए, राइट। आप कह सकते हो कि बहुसदस्यीय निकाय था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1990 में, ये 1990 की जो डेट थी, इसमें क्या किया गया कि इसको समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसे फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। लेकिन क्या होता है कि अक्टूबर 1993 का जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि फिर से इसे 2 सदस्यीय और मतलब कि 2 सदस्य और जोड़ दिए गए और यहाँ पे अब ये बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम करने लगा। तो ये 4 डेट याद रखिएगा कि 1989 तक एक था, 1989 के बाद से यहाँ पे कितना हो गया, और 1989 में ही एक अधिनियम आया था जिसमें जो हमारे मतदान की एज है, तो पहले कितनी थी, पहले 21 वर्ष थी मतदान की जो एज होती थी, अब कितनी हो गई थी, यानी कि 1989 के अधिनियम के बाद से आपका जो हो गया था मतदान की एज। और इसमें संविधान संशोधन नंबर भी पूछा जाता है, तो 61वां संविधान संशोधन नंबर था 1989। और इसमें मतदान की जो एज थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आप 18 वर्ष के बाद भारत के मतलब भारत में आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, राइट। तो अब आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद अब आगे आते हैं कि इसके जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, हेड होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, तो इनकी नियुक्ति जो है वो करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। और यहाँ पे जब इन्हें पद से हटाया जाता है तो क्या होता है, तो पद से हटाए जाने में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते। जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो राष्ट्रपति क्या चाहता है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है जब चाहे उसे निकाल दे। राष्ट्रपति के रहमो करम पे वो है, यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि इसे निकाल देना चाहिए तो निकाल देंगे, यही हुआ प्रसाद पर्यंत। लेकिन अब जो निर्वाचन आयोग के हेड हैं या मेंबर हैं, तो राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, निकाला तभी जाएगा जैसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी यहाँ से हटाया जा सकता है। ऐसे साधारण से नहीं, संसद में बाकायदे यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस होगी और उसके बाद ही ये हटाए जा सकते हैं, राइट। अब बात आती है इनके वेतन भत्ते की। तो वेतन भत्ते का बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। मुख्य या दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य में क्या होता है, विचार में यदि मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। क्योंकि ये जो दो है ना हमारे मतलब मैंने अभी बताया कि एक हेड हो गए, दो अदर हो गए, तो इनमें से पावर कहीं ना कहीं सेम ही है। तो जब भी अब जब पावर सेम है तो ऑब्वियस है कि दोनों में जब भी बात आएगी तो मतभेद तो होना ही है। और जब होने ही है तो फिर बहुमत के आधार पर यहाँ पे क्या किया जाता है कि बहुमत के आधार पर, यानी कि आपको देखो जैसे होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट है आपका, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो इनके न्यायाधीश के समान तो इनका हमारा वेतन भत्ता पूरा मिलता है। और जब भी होता है तो इन्हें क्या कराया जाता है कि बहुमत कि किस में ज़्यादा संख्या, 3 है तो 3 में से कौन सा बहुमत आएगा, जहाँ भी ज़्यादा चले गए, 2 चले गए, वहीं पे पास कर दिया जाएगा। अब आती है बात आगे, यहाँ पे इनकी आयु क्या है, इनका एज फैक्टर जो आता है कि कब से कब तक रह सकते हैं, तो भाई इनके आयु की हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये 6 वर्ष और या 65 वर्ष। अब ये 6 वर्ष या 65 वर्ष का लॉजिक थोड़ा समझाती हूँ आपको। तो यहाँ 65 वर्ष आयु, राइट। तो देखो जैसे निर्वाचन आयोग का कोई हेड हुआ, वो क्या करता है कि वो पोस्ट को अडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है या उसमें शपथ वगैरह लेके वहाँ पे काम करना शुरू करता है। तो यदि मान लीजिए कि उसकी एज है अभी 65 वर्ष नहीं हुए हैं और 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जैसे कि कोई बंदा है वो 40 साल का है और वो निर्वाचन आयोग का हेड चुना जाता है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। तो 40 ईयर का बंदा जब निर्वाचन आयोग का हेड चुना जाएगा तो 6 साल में वो कितना होगा, 46 साल का होगा। 46 साल में अब वो 65 साल का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो जो यदि 6 वर्ष यहाँ पे 46 का ही हो रहा है, फिर भी उसको 65 वर्ष होने का वेट नहीं करेंगे, 6 वर्ष हो रहे उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि कोई इंसान है जो कि 61 साल में क्या होता है कि 61 ईयर उसकी एज है और उस टाइम पे इसे निर्वाचन आयोग का हेड चुना जाता है और उसकी एज हो जाती है 4 साल पहले ही पूरी 65 हो जाती है, तो उस टाइम ये वेट नहीं किया जाएगा कि वो बंदा अपना 6 साल पूरा कर ले और उसके बाद उसे हटाया जाएगा।
क्या किया जाएगा यहाँ पे कि यदि उसकी एज 65 वर्ष पूरी हो चुकी है, 6 साल नहीं भी हुए हैं, तो उसे हटा दिया जाएगा। और ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं आए ना कि राष्ट्रपति के लिए इतनी एज होती है, इतने साल होता है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए इतनी एज होती है, सब में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा एक ही 5 वर्ष या 65 वर्ष, 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 62 वर्ष। तो इसमें सीधा सा मतलब यही होगा कि आपका यहाँ पे जो भी पहले पूरा होगा उसके तहत हटा दिया जाएगा। ये तो हुई हेड की बात कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन जो 2 अन्य आयुक्त होते हैं उनके लिए यदि हम बात करें तो जो 2 अदर हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 वर्ष तो रहेगा, लेकिन जो उम्र है वो 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष की आयु यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा एज में डिफरेंस है। अब आता है कि यहाँ पे हटाए जाने का तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी हटाया जाएगा। इनको शक्ति क्या क्या है, तो शक्ति है संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। इन सब को क्या करेगा, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक शक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। और ये चुनाव किसका किसका कराता है, चुनाव ये कराएगा आपका, लिखते जाइएगा, ठीक है। चुनाव किसका कराएगा, निर्वाचन आयोग जो हमारा है, ये जो नेशनल निर्वाचन स्टेट के लिए अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये राज्य की जो विधानमंडल है, संसद का हो गया, ठीक है। राज्य की जो विधानमंडल होती है आपकी, उसका, राष्ट्रपति का हो गया, और उसके बाद उपराष्ट्रपति के जो पद होते हैं इनके निर्वाचन की बात की जाती है। लेकिन वहीं पे जो आप देखोगे कि राज्यों में जो होने वाले पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगमों के चुनाव होते हैं, इनके चुनाव को कौन कंडक्ट कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। राज्यों में भी इलेक्शन कमीशन बनाए जाते हैं और वो चुनाव कराते हैं। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ अलग ही ट्रेंड होगा उसका, इसलिए ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये बन जाए कि पंचायतों और निगमों के जो नगर निगम के चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो जब भी शब्द ये मिले कि निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं तो गलत होगा। बस थोड़े से शब्द का डिफरेंस है, राज्य वहाँ पे लगा देता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, तो स्टेटमेंट राइट था, बट वहाँ पे क्या लिख दिया, निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पंचायत और नगर निगमों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। बाकी संसद का हो गया, राज्य में भी जो राज्य की विधानमंडल का चुनाव होता है वो भी निर्वाचन आयोग ही कराता है। और उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का भी कौन कराता है, निर्वाचन आयोग ही चुनाव कराता है। और अब आपको लग रहा है को लोकसभा राज्यसभा का कौन कराएगा, ऑब्वियसली यही कराएगा ना, क्योंकि संसद है, संसद में अब तो 3 अंग होते हैं उसके, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो जब संसद ही कह दिया गया तो उसमें आपको सोचने की बात ही नहीं है कि इसका भी चुनाव कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग ही कराएगा। अब देखिए निर्वाचन आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में। निर्वाचन आयोग का जो हमारे हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो हमें मिलेगा दिल्ली पे, राइट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कि यहाँ पे जो हमारा है कि कौन से या कब कब यहाँ पे चुनाव हुए। तो इसका जो पहला था, प्रथम चरण था, वो कब हुआ, 1950 से 96 तक हुआ। फिर उसके बाद आता है द्वितीय चरण, 96 से 2000, और तृतीय चरण की बात करें तो 2000 से अब तक वही तृतीय चरण ही इसका चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इनको स्वतंत्रताएं क्या क्या मिली हुई हैं, उसके बाद इनके पास शक्ति क्या क्या, शक्ति पे तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी शक्तियाँ इनके पास हैं। तो प्रशासनिक है, सलाहकारी है और अर्धन्यायिक शक्तियाँ निर्वाचन आयोग को कौन कौन सी मिली हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, प्रशासनिक, राइट। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सलाहकारी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अर्ध न्यायिक, यानी कि कंप्लीटली न्याय तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्ध न्यायिक शक्तियाँ इनके पास मिली हुई हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है। और कहाँ मतलब कि किस पे मिली हुई है, तो देखो पहले ही बता दिया कि संसद हो गया, जो यहाँ पे राज्य के विधानमंडल है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति। तो यहाँ पे इनके जो निर्वाचन के संबंध में शक्तियाँ होती हैं वो इन्हें मिली हुई हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें तो पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। कुछ फैक्ट है उनको भी नोट कर लीजिए कि जो ईवीएम है इसका मतलब कि कब पहली बार इस्तेमाल किया गया था, 2004 से किया गया था। और
इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, राइट। तो ये कब से किया गया था, स्टार्ट किया गया 2004 से किया गया था, और 2004 से कुछ ही राज्यों में था, लेकिन 2014 से ये टोटली कंप्लीट जितने भी स्टेट है हमारे उन सब में लागू हो चुका था। सो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, और समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, तो उसको हम और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे। और होमवर्क है आपके लिए एक, कुछ चीज़ें पहले नोट कर लीजिए, होमवर्क बाद में। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के हेड कौन है, तो देखिए पहले हेड जो थे सुकुमार सेन थे। कौन थे? ये एमपीपीसीएस का अभी 2020 में पूछा गया था। पहले हेड कौन थे? सुकुमार सेन थे, पहले थे। पहली महिला हेड कौन थी? बीएस रामादेवी थी। तो पहले जो हेड थे सबसे पहले जब बना था 1950 में, सुकुमार सेन थे। उसके बाद जब महिला की बात आएगी कि पहली महिला हेड कौन थी, तो पहली महिला हेड आपकी हो जाएगी बीएस रामादेवी। और उसके बाद यहाँ पे पहले मुस्लिम कौन थे, तो एस वाई जो आपके कुरैशी हैं वो पहले मुस्लिम हेड थे। और अब आप बात करें तो शायद फिलहाल में सुशील चंद्रा हैं 24वें नंबर के जो हैं, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा थोड़ा 2-4 महीने का पुराना है, तो हो सकता है बदल गए हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि सुशील चंद्रा ही हैं, और चेंज हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसमें से मैंने बताया कि जो मुख्य आयुक्त और 2 अन्य होते हैं, तो अभी तक ये क्या है कि 3 ही इसमें सदस्य होते हैं। जो यूपीएससी का क्वेश्चन था उसमें था कि निर्वाचन आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो देखो 5 सदस्य आपको यदि पता होगा तो आप बिल्कुल कतई गलती नहीं करेंगे, नहीं पता होगा तो ऑब्वियस है कि बहुसदस्यीय आपने पढ़ लिया, और जब बहुसदस्यीय पढ़ लिया तो बहु में तो 2 1 से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 जितना भी होगा, याद रखना 3 सदस्य होते हैं। ये सीधे डायरेक्ट डिजिट ही पूछ लिया जाएगा, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ इसकी नोट्स बना लीजिए। स्पीड यदि मेरी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा वीडियो बंद कर करके देख लीजिए, या फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बता सकते हैं, स्पीड में कम कर दूंगी, लेकिन लिखते जाइए साथ साथ। ऑल द बेस्ट।